नमस्कार। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इन कानूनों के लागू होने से जहां एक ओर आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी, वहीं त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में भी कई प्रावधान किए गए हैं। हमने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से नए आपराधिक कानूनों पर आधारित परिचर्चा के पहले भाग में जीरो एफआईआर, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, एसएमएस के जरिए सम्मन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व अन्य तकनीक से संबंधित प्रावधानों को समझने की कोशिश की। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे इन 3 नए आपराधिक कानूनों में बच्चों व महिला अपराधों को लेकर क्या बदलाव किए गए हैं, साथ ही कम्युनिटी सेवा व अन्य प्रावधानों के बारे में भी जानेंगे। इन सब के उत्तर देने के लिए एक बार फिर से आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं अपर निदेशक विधि अभियोजन निदेशालय उत्तराखंड से केशर सिंह चौहान। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बच्चों और महिलाओं की अगर हम बात करें, हमें इन नए आपराधिक कानूनों में क्या देखने को मिलेगा उनके लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं और बच्चे ही वनरेबल होते हैं। हालांकि महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसे में जब सीआरपीसी को बदलकर जब हम नागरिक सुरक्षा संहिता की बात कर रहे हैं, तो इन कानूनों में महिलाओं व बच्चों के लिए क्या कुछ खास है और कैसे महिलाओं के लिए अब की बार बहुत कुछ बदलाव ये लेकर आएगा? जी, ये भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 5 में काफी जो है ये धारा 63 से 99 तक जो है महिलाओं और बच्चों के लाभ के लिए काफ़ी प्राविधान किए गए हैं, जिसमें धारा 69 में प्रवंचना, पूर्ण साधनों द्वारा किसी महिला से मतलब उसकी अपनी पहचान छिपाकर या उत्प्रेरणा या मिथ्या वचन के द्वारा या जैसे साधारण भाषा में हम कहेंगे कि विवाह का झांसा देकर जो है उसके साथ जो है मैथुन आदि ऐसा कृत्य किया जाता था और बाद में जो है वो मैरिज करने से साफ मुकर जाता, आदमी मुझे मुकर जाता था। तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छा जो है दंड का प्राविधान किया गया है, जो कि पहले नहीं था। पहले ये नया सेक्शन जो है इसका जो एक मतलब जो है दंड जिसमें जो 10 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना भी होगा। इसी प्रकार धारा 86 क्रूरता जो है एक जो है महिलाओं के साथ जैसे कोई भी उसको जो है क्रूर व्यवहार करके या उसका आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करके या किसी भी तरह से उसके जीवन या अंग या स्वास्थ्य या मानसिक शारीरिक क्षति का खतरा कारित करने की जो संभावना अगर कोई करता है तो ये भी इसमें उसके प्रति अपराध माना जाएगा। और किसी महिला को भी कोई तंग करता है चाहे किसी भी प्रकार से, तो ये भी उनके लिए एक महिलाओं के संबंध में एक प्राविधान रखा गया है। इसी प्रकार एक नई धारा 95 जो है बालकों के लिए जो है बालक जो है उनके लिए भी जो है प्रोटेक्ट करने के लिए रखी है। जैसे कोई भाड़े पर नियोजित करता है और उससे कोई ऐसा अश्लील कृत्य करवाने के लिए नियुक्त करता है तो उसके जो है प्राविधान जोड़े गए हैं, उसमें दंड के प्राविधान रखे गए हैं। इसी प्रकार महिलाओं के लिए ये भी है कि पहले हमारे जो पुरानी भादवी की धारा थी 354B और 354C, उसमें लिंग के आधार पर जो है वर्गीकृत थे, जिसमें केवल पुरुष ही अक्सर मतलब पुरुष ही अभियुक्त रहता था। लेकिन अब नई सुरक्षा संहिता की धारा 23 में धारा 76 व 77 में पुरुष व महिला अगर इन अपराधों में लिप्त पाए जाते हो दोनों ही अभियुक्त हो सकते हैं जी। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई महिला भी है और कोई व्यक्ति वो किसी की जो अश्लील वीडियो बनाने में मदद करती है तो वो भी उसमें दोषी मानी जाएगी, उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार हमारी जो पुरानी संहिता थी धारा 366A उपापन, तो उसमें जो है उसमें बालक शब्द का प्रयोग, उपापन लड़की के स्थान पर अब बालक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें उपापन बालक का भी पहले लड़की मतलब लड़की के लिए था, बालक के लिए भी उपापन का
वो जो है इसमें दंड का प्राविधान किया गया है। इसी प्रकार नई संहिता की धारा, जो पुरानी धारा थी 361 किडनैपिंग, अपहरण, तो उसमें लड़की की उम्र जो है 18 साल थी नाबालिग, और लड़के की उम्र 16 साल तक। तो अब इसमें जो है ये दोनों धाराओं का नई संहिता की धारा 137 में अब जो है किडनैपिंग को जो है उसमें केवल बालक शब्द को समावेश किया गया है। तो बालक शब्द में 18 वर्ष तक, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, अगर वो विधि पूर्वक संरक्षण से किडनैपिंग की जाती है तो उसमें जो है दंड का भागी होगा। उसको जो है ये 18 साल जो है, पहले 16 और 18 की जगह 18 साल का जो है प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि महिलाओं व बच्चों के खिलाफ जो अपराध होते हैं, इस नए आपराधिक कानूनों में क्या जांच की प्रक्रिया को आसान किया गया है, या क्या कुछ सुधार किए गए हैं पहले और अब में कानूनों के संदर्भ में? जी, अब जो नई संहिता की धारा, मतलब BNSS की धारा 173 में जो है नए उसमें जो है काफ़ी सुधार किए गए हैं। जैसे कि अगर महिला कोई निःशक्त है या मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, तो ऐसी महिला की जो रिपोर्ट है वो पुलिस जो है या पुलिस का अधिकारी उनके घर पे जाकर किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबंधक की उपस्थिति में ही लिखी जाएगी, और ऐसी सूचना की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। तो ये एक नया वो जो है प्राविधान को जोड़ा गया है। और यदि प्राप्त रिपोर्ट का दंड जो है, जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उसमें दंड 3 वर्ष या उससे अधिक या 7 वर्ष से अधिक नहीं है, तो ऐसे में 14 दिनों के भीतर जो है मामले की जांच करके जो है डिप्टी एसपी जो है इसमें एम्पावर्ड है, उसके लिए जांच, मतलब जांच की अनुमति लेकर जो है इसमें कार्रवाई आगे की जाएगी। जी सर, यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जांच एजेंसियों को जांच पूरी करने के लिए कोई समय सीमा या टाइम लिमिट भी तय की गई है? जी, जैसे पुरानी संहिता में जो CRPC की धारा 468 थी जी, उसमें समय सीमा काल का दिया गया है। तो उसमें जो है अगर 3 साल तक के अपराधों में, जहाँ 3 साल से दंडित वाले अपराध थे, तो 3 साल के अंदर जो है रिपोर्ट जो है चार्जशीट जो है कोर्ट के अंदर जानी मैंडेटरी थी, और जहाँ जुर्माने से थी वहाँ 6 महीने के अंदर जानी तय थी। ये जो नई संहिता है उसकी धारा 193 में आरोप पत्र अगर महिला और बच्चों से संबंधित अपराधों के मामलों में आरोप पत्र 2 माह के अंदर जो है कोर्ट में पेश किया जाना है। ये प्रोविजन जो है नया इसमें किया गया है। जी, नए आपराधिक कानूनों के प्रावधानों में पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। अगर हम महिलाओं की बात करें, उनको और किस प्रकार से ये नए आपराधिक कानून मदद करेंगे? जी, इसमें जो है जैसे मैंने अभी बताया कि कम से कम 2 महीने के अंदर जो चार्जशीट अगर महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध है तो 2 माह के अंदर जो है चार्जशीट को दाखिल किया जाना है। और पीड़ित होगा उसको मुकदमे की प्रगति के बारे में, जैसे पहले ये था कि आपने रिपोर्ट लिखा दी तो जो विवेचक है या कोई पुलिस अधिकारी है, आपको विवेचना के बारे में, उसके मामले में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती थी। अब इसमें प्राविधान किया गया धारा 193 में कि 90 दिन के अंदर, यानी 3 महीने के अंदर पीड़ित को मुकदमे की प्रगति के बारे में बताया जाएगा कि आपकी मुकदमे में क्या प्रगति हुई है। तो ये नई चीज़ें कई सारी है। तीसरा जो महिला के लिए नहीं है, सबके लिए है। जैसे पहले जो राज्य सरकारें केस जो है वापस लेती है, 321 उसकी धारा थी जो केस वापसी की, अब वो 360 जो है उसका प्रोविज़न किया गया है। उसमें जो है ये है कि अगर मुकदमा, अगर जो केस है उसके जो केस जो है 7 वर्ष से अधिक सजा से दंडित मामलों में पीड़ित और वादी को जो है सुने बिना केस की वापसी नहीं हो सकती है। जबकि पूर्व में जो है
कहीं कहीं उदाहरण ये भी देखने को मिलते हैं कि 302 जैसे अपराधों को भी वापस किया जाता रहा है। जी। तो अब उस पर अंकुश लगाने के लिए यह है कि जो ग्रीवियस ऑफेंस है, गंभीर प्रकृति के अपराध है और जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उसमें जो है पीड़ित और वादी को सुना जाना अति आवश्यक है। तत्पश्चात ही वापसी का निर्णय लिया जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि नए आपराधिक कानून जो है वो विक्टिम एंड से विक्टिम सेंट्रिक बनाए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए आतंकवाद को अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। साथ ही मॉब लिंचिंग जैसे मामले हों, इनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, सर्वप्रथम तो जैसे आतंकवादी कृत्य के लिए हमारी जो पुरानी संहिता थी उसमें कहीं भी दंड का प्राविधान नहीं किया गया था, और जिसकी आज के परिवेश में जैसे कि जगह जगह, बल्कि पूरे देश में छोड़िए पर विदेशों में भी, पूरे वर्ल्ड में आतंकवादी घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो पहले इसके लिए हमारे देश में टाडा एक कानून बनाया गया था जी। जैसा कि सबको पता ही है, लेकिन उसको भी जो है टाडा को समाप्त किया गया। टाडा उल्फा कानून बने थे। अब इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा मकोका कानून बनाया गया था और गुजरात सरकार द्वारा गुजकोका कानून बनाए गए थे, लेकिन ये कानून भी एक स्टेट में सीमित थे। अन्य जगह कोई ऐसी एक्टिविटी अगर हो तो उसके लिए कोई कानून नहीं बनाया गया था। और इसके अतिरिक्त वर्तमान में यूएपीए एक्ट जो है उसमें जो है उसमें है कानून जो है प्रचलित है, और इसके तहत भी जो ये काफ़ी पुराना कानून है, ये 1967 का है। इसमें भी जो है कार्रवाई होती थी, लेकिन कहीं पर इतनी ठोस कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब सरकार द्वारा इसके बारे में मतलब बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है कि आतंकवादी कृत्यों पे रोक लगे। इसके लिए नई धारा का समावेश किया गया है हमारी संहिता में, नई संहिता में जो धारा 113 में किया गया है जी। तो इस प्रकार जो है अब जो है यह है कि अगर संहिता की धारा 113 में केस दर्ज होता है, फर्क इतना है, तो वहाँ जो है उस जनपद की, उस स्टेट की पुलिस जो है अन्वेषण कर सकती है जी। लेकिन जो ये यूएपीए एक्ट है इसमें केवल एनआईए जांच एजेंसी ही इसमें जांच कर सकती है, अन्वेषण कर सकती है। तो इतना फर्क है। बाकी जो है ये एक और इसमें दंड भी जो है कठोर दंड है। इसमें जो है काफ़ी जो है मृत्यु दंड और आजीवन कारावास तक की सजा जो का प्राविधान किया गया है, ताकि ये घटनाएं कम हो और जो आतंकवादी घटनाओं के से लिप्त हैं उनको कठोर से कठोर सजा मिल सके। इसी प्रकार मॉब लिंचिंग का प्राविधान, सजा का प्राविधान भी हमारी संहिता में कहीं नहीं था जी। और ये भी जो है काफ़ी ऐसी घटनाएं देश के अंदर देखने को मिली है। कहीं भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को संदेह के उसमें जो है पीट कर उसकी हत्या कर दी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे पालघर महाराष्ट्र में 2 साधुओं की पीट कर हत्या की गई। तो इसमें एक केस लॉ भी है, तहसीन एस पूनावाला बनाम भारत संघ 2018 के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें जो है ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें काफ़ी जो है इनके द्वारा इस पे जो है टिप्पणी करते हुए और आगे जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। तब अब जाके जो है जिसमें बहुत ज़रूरत थी इस नई संहिता में भारत सरकार द्वारा नई धारा 103(2) जब मॉब लिंचिंग की धारा का समावेश किया गया है। इसी प्रकार जिसमें जो है इसमें भी कठोरतम दंड को सजा दी गई, जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास या जुर्माने से भी दंडनीय अपराध रखा गया है। जी। भारतीय न्याय संहिता के तहत पहली बार सामुदायिक सेवा या कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत की गई है। सामुदायिक सेवा की अगर हम बात करें तो क्या ये दंड का ही एक भाग है और क्या होता है ये इसके बारे में बताएं। जी, ये हमारे जो दंड विधान था
पूर्व के उसमें जो है ये दंड विधान में इसकी कोई सामुदायिक सेवा का कोई दंड का प्रोविजन नहीं रखा गया था। ये नया विधान वो नया प्रोविजन जो है ऐड किया गया है। और इस नई संहिता में धारा 4 में दंड जो है दंडों के प्रकार हैं, जिसमें दंड जो है पहला दंड मृत्यु दंड है, फिर आजीवन कारावास है, फिर कारावास भी जो है कठोर होगा या साधारण होगा, जुर्माने से है, संपत्ति का को जो है उससे अटैच करने से है। तो इसमें ये लास्ट में एक सामुदायिक सेवा को भी इसमें स्थान दिया गया है जी। ये जो है एक तरह से जो अपराधी हैं और जो छोटे ऑफेंसेज है, ये 6 प्रकार के ऑफेंस डिफाइन किए गए हैं हमारे इसमें नए कानून में। इन्हीं में ही सामुदायिक सेवा देने का जो है प्रोविजन रखा गया है। और ये न्यायालय में मजिस्ट्रेट के ऊपर है। इसका जो है BNS की धारा 23 में प्रोविजन रखा गया है कि न्यायालय ये डिसाइड करेगा कि जो एक समुदाय के लिए जो है क्या इनको सामुदायिक सेवा के लिए दंड जो दिया जा सकता है। तो ये भी दंड का एक रूप ही है। और जिसमें ये इस टाइप के ऑफेंस, जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति लोक सेवक है, वो विधि विरुद्ध व्यापार में लगा है, तो ये उसके लिए दंड तो कम है, तो इसमें सामुदायिक सेवा का दंड भी शामिल है। इसी प्रकार कोई विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग, कोई लोक सेवक जो विधि के विरुद्ध जो शक्ति का प्रयोग करते हैं उसको विरत रहने के लिए कोई आत्महत्या का प्रयास करता है, कोई अपनी मतलब उसमें जो है राजकीय उसमें जो है कोई कार्य कर रहा है, उसको रोकने के लिए कोई अगर ऐसा कोई कृत्य करता है, जैसे कि कोई आत्महत्या के लिए पहले जबकि 309 आत्महत्या के अपराध को समाप्त किया जा चुका है, ये नई धारा 226 में जो है इसको जगह दी गई है। लेकिन ये अपराध जो है उसी व्यक्ति के प्रति होगा जो किसी विधि विरुद्ध कार्य के प्रति, अगर विधि के जो विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई व्यक्ति जो है अग्रसर है लीगल रूप से और उसको रोका जाता है। तो जैसे कोई कहीं कोई भी सरकारी कार्य का जो है पालन हो रहा है, करवाया जा रहा है, कोई आदमी जैसे आज की डेट में कोई पेड़ पे चढ़ जाता है, कोई टंकी पे चढ़ जाता है और कहता है मैं अगर ये कार्य रोकोगे नहीं, ऐसा नहीं करोगे, मुझे लिखने दोगे तो मैं आत्महत्या करूंगा, जबकि उसका वो कार्य रुकवाना विधि विरुद्ध है। तो ऐसे आदमी के विरुद्ध आत्महत्या का प्रयास करने का जो दंड का प्राविधान रखा गया है और इसी के तहत उसको सामुदायिक सेवा का भी दंड दिया जा सकता है। बिल्कुल, ये नए आपराधिक कानून हर दृष्टिकोण में सुधार की बात करते हैं। सर, जैसा कि हम देख रहे हैं, इन नए अधिनियमित कानूनों में न्याय प्रक्रिया के लिए एक समय सीमा का निर्धारण किया गया है कि इतने दिनों के अंदर में जजमेंट या निर्णय होना है। ऐसे में अगर हम देखें तो ये न्याय प्रणाली में बदलाव की ओर भी इशारा कर रहा है। जब हम देखते हैं कि कार्रवाई प्रोसीडिंग चल रही है, जिस वक्त वहां पर भी एक समय सीमा तय करी गई है, तो ये कितना सहायक होगा और चैलेंजिंग होगा उन सभी के लिए जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं? जी, ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है, क्योंकि पहले जो है जैसा कि सबको विदित है कि मतलब न्याय जो है डिले जस्टिस मिलना एक उसको फिर न्याय जैसा नहीं रह जाता, क्योंकि पीढ़ियां गुजर जाती है। खासकर जैसे सिविल नेचर के केस हैं हमारे देश में, पीढ़ियां गुजर जाती है। इस प्रकार जो क्रिमिनल केस है, कम से कम उसमें त्वरित न्याय व्यवस्था जो है प्रयास हर तरह स्टेज पे हुए हैं। तो ऐसे कई एक्ट हैं या महिलाओं के प्रति जो अपराध हैं उसमें समय सीमा को रखा गया है। और भी कई चीज़ें कि अगर मुलजिम जेल में रहता है तो 90 डेज के अंदर उसको चार्जशीट जो है, अगर अपराध जो गंभीर प्रकृति का आजीवन कारावास से दंडित 90 दिन के अंदर फिर भी उसका अन्वेषण कंप्लीट होना चाहिए। अगर उससे नीचे के अपराध हैं तो 60 दिन के अंदर चार्जशीट फिर भी न्यायालय के अंदर दाखिल होनी चाहिए। तो ऐसे कई स्टेप जो है अपनाए गए हैं जिससे जो है त्वरित न्याय मिलेगा। इसी में जो है ये समन की जो तामीली भी है, ये डिजिटल तौर पे की जाने की जो है प्राविधान है, तो ताकि गवाह भी जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट हो और जल्दी से जल्दी जजमेंट जो है पास हो सके। जी, एक आम आदमी यही चाहता है कि उसे न्याय जल्दी मिले और बहुत समय ना लगे। जांच प्रक्रिया में अब कितनी सुलभता और कितनी यहाँ पर सुगमता आती हुई नजर आएगी इन नए आपराधिक कानूनों के आने से? ये कानून व्यवस्था को बदलने में कितना कारगर साबित होगा?
इस प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? जी, अब जैसे पहले जो गंभीर प्रकृति के अपराध है उसमें कोई समय सीमा नहीं है, उसके अन्वेषण की भी रखी गई है जी। लेकिन अब नई संहिता में काफ़ी जो महिलाओं के प्रति अपराध है, बालकों के प्रति अपराध है, कुछ अपराधों में समय सीमा को तय किया गया है कि ये मतलब एक समय सीमा के अंदर जो है आपको चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की जानी है। कुछ ऐसे एक्ट हैं, स्पेशल एक्ट हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि SC/ST एक्ट में है या पॉक्सो एक्ट है, तो उसमें ये समय सीमा जो है रखी गई है। तो उससे अब जो है जल्दी से जल्दी जो है पीड़ित को जो है न्याय मिलने को मिलता हुआ देखा जा सकता है। तो एक ये अच्छी पहल है। जी सर, यहाँ पर एक क्यूरियस सा प्रश्न मेरा है आपसे कि 1 जुलाई के बाद तो हम जानते हैं कि ये जो नए अधिनियमित कानून बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले के जो केसेस हैं या न्यायालयों में जो भी लंबित पेंडिंग केसेस हैं, उनकी क्या स्थिति होगी? जी, अब ये एक ऐसा विषय है कि जो पेंडिंग केसेज हैं जी, वो पुरानी संहिता के हिसाब से चलेंगे। जो पुराने हमारे कानून थे, 3 कानून, और जो 1 जुलाई से दर्ज होंगे, और यानी कि 1 जुलाई दर्ज का मतलब मेरा उससे है कि जो 1 जुलाई से घटित घटना से संबंधित केस दर्ज होंगे वो नई संहिता से चलेंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर कोई घटना मतलब 2022 में घटित हुई है और ये कानून जुलाई में पास हो जाता है और उसकी रिपोर्ट जो है अगस्त में दर्ज होती है जी, लेकिन उसके बावजूद भी वो केस जो है पुराने ही कानून के हिसाब से चलेगा, वो नए कानून के उस पर नहीं होगा। तो ये बड़ा चैलेंजिंग है कि ऐसी स्थिति में जो न्याय से जुड़े लोग हैं, चाहे जुडिशरी है या प्रोसिक्यूशन है या एडवोकेट हैं या अन्य कोई भी जो इससे जुड़ा है समाज का प्रत्येक व्यक्ति, वो मतलब उसके लिए दोनों ही चैलेंजिंग है न्याय से जुड़े हुए, क्योंकि उनको जो है पुरानी जो हमारी एक्ट है उसको भी जो है उतना ही दिमाग में रखना होगा, उतना ही अपडेट रखना होगा, और नई संहिता को तो सभी के लिए नई है तो इस पे तो अपडेट होना ही है। तो ये बड़ा आप अभी मतलब शुरू में चैलेंजिंग जैसा रहेगा। तो लेकिन फिर भी एक अच्छी मतलब एक अच्छी शुरुआत है कि आज की डेट में जो नई चीज़ें जो होनी चाहिए थी, बहुत ज़रूरी थी, उसको जो है इसमें नए कानून में उसका प्राविधान किया गया है। जी सर, मुख्य रूप से किस तरह के बदलाव हमें देखने को मिलते हैं जो पुराने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है और जो अब नया आपराधिक कानून आया है, और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई? अब मुख्य चीज़ तो जैसा अभी डिस्कस भी हो चुका है, जैसे पहले FIR थी, आप वहीं दर्ज करा सकते थे जहाँ जिस क्षेत्र में घटना घटित हुई, और अब जो है 0 FIR का प्राविधान किया गया है जी। और दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन FIR का कोई प्रोविज़न नहीं था, अब ऑनलाइन FIR भी दर्ज का भी वो रखा गया है, प्रोविज़न रखा गया है जी, जिससे कि कोई भी व्यक्ति बिना भय के, बिना डर के अपने घर से भी ऑनलाइन, किसी के दबाव में नहीं, किसी के डर से नहीं, आप ऑनलाइन जो FIR को दर्ज करा सकते हैं, भेज सकते हैं थाने को। तो ये नए कई सारे जो है बदलाव हुए हैं। दूसरा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो पहले नहीं था, अब चूंकि आज की डेट में गवाह जो है कम से कम जो है मिल पाते हैं, जो कोई गवाही दे किसी भी मामले में, कई कारणों से जो है गवाही नहीं दे पाते। तो अब अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कोई ऐसा घटना जो है का वो जो है उसमें जो आ गई है, तो उसके आधार पर जो है वो एक बहुत ठोस साक्ष्य है, उसके आधार पर मुलजिम को सजा हो सकती है। कुछ नए कानून जो जोड़े गए हैं, जैसे अभी ये आतंकवाद से संबंधित है, 113 धारा जोड़ी गई है जी, या मॉब लिंचिंग है वो जोड़ी गई है, कुछ महिलाओं से संबंधित है, कुछ बालकों से संबंधित है। तो ये कई सारे नए कानूनों का जो है समावेश किया गया है और ये होना जरूरी था। और आने वाले समय के लिए जो है जैसी नए नए चीज़ें जो है चैलेंजिंग हो रही है, नए नए अपराध जो है आज की डेट में साइबर क्राइम जो है चरम पर है, तो अगर इसके लिए कानून में बदलाव नहीं लाया जाएगा तो कैसे जो है पुरानी संहिता में तो इसका कोई प्राविधान नहीं है, तो ये बहुत ज़रूरी है। जी, कार्यक्रम के अंत में आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से नए आपराधिक कानूनों को जानना क्यों ज़रूरी है, और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किस प्रकार
या किन माध्यमों के जरिए हम अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा सकते हैं? जैसा कि मेरा मानना भी है और मेरे ख्याल से सभी लोगों का ये मत भी होगा कि प्रत्येक देश के नागरिक या प्रत्येक देश के वासी को अपने देश के कानून की जानकारी होनी चाहिए जी। और ज़्यादा नहीं, अगर ये 3 हमारे एक्ट बने हैं, खासकर ये BNS जो कानून है जिसमें दंड के प्राविधान है, इसकी जानकारी पाठ्यक्रम में रखकर या इसकी जो एजुकेशन है प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक समझते हुए रखते हुए, ताकि इसमें जो भी दंड हैं या जो भी अपराध हैं उसकी जानकारी प्रत्येक नागरिक को होनी जरूरी कि हमारे देश में ये चीज करने से ये अपराध है और इसका ये दंड है। इससे जो है काफी हद तक अपराधों को रोकथाम लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को, चाहे वो पढ़ा लिखा भी, उसको ये नहीं पता कि अगर मैं ये कृत्य करता हूँ या ऐसा कार्य करता हूँ तो उसका ये दंडित है और दंड है तो कितना मुझे उसका भुगतना पड़ेगा। तो आधा ज़्यादातर जो है ये कानून के बारे में जानकारी ना होने से देश में जो है ये जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है और बढ़ती हैं। जो एक पढ़ा लिखा आदमी भी जो है घटना में लिप्त हो जाता है, उसको इसकी ऑफेंसिव ग्रेविटी या उसके दंड की ग्रेविटी का कुछ पता नहीं होता है, जिससे उसके परिवार भी इफेक्ट होता है, सभी को इफेक्ट होता है, पूरा समाज भी इफेक्ट होता है। तो ये ऐसा मेरा तो यही सुझाव रहेगा कि प्रत्येक आदमी को कानून का जो है जानकारी होनी चाहिए, अपने देश में क्या कानून है, क्या नियम है, और इसके लिए कोई ये क्षमा भी नहीं हो सकती कि इग्नोरेंस लॉ इज नो एक्सक्यूज, विधि की भूल क्षम्य नहीं है, तथ्य की तो हो भी सकती है। तो जब ये प्रोविजन रखा गया तो ये एक कानून की जानकारी भी प्रत्येक आदमी को होनी चाहिए। भले ही माननीय न्यायालय हमारे जो है प्रत्येक जनपदों में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से जो है लोगों को कानूनों के बारे में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, इसके बावजूद भी वो मतलब नाकाफी, मेरे हिसाब से नाकाफी है, जब तक कि इसको हम जो है एक पाठ्यक्रम के तौर पर सबके लिए जरूरी ना रखें। जी, केशव सिंह चौहान जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और नए आपराधिक कानून से जुड़े तमाम तथ्यों से हमारे श्रोताओं को अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नए भारत और आज के परिप्रेक्ष्य में ये नए आपराधिक कानून कितने ज़रूरी हैं, हम सबके जीवन में समझने की कोशिश की हमने अपने इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से। इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।